देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज जहां पे चुनाव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ था। यानी पिछले बार 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और अगर 2014 में देखें 8 में 8 जीती थी। और आज स्थिति यह है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बाहर नहीं निकले हैं राजीव जी। और उनके एक तरह से मैं मानता हूं कि उनका जो बड़ा सा दुर्ग था ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो दुर्ग पूरी तरह से ढह गया है। क्योंकि हम तमाम जगहों पर, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में काफी घूमा, और घूमते समय पहले चरण में भी पाया और आज भी हम लोग पा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं, जबकि विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उनके लोग काफी जोर शोर से वोट कर रहे हैं। तो इसने बीजेपी के पूरे गणित को यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगाड़ के रख दिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में देखिए, अगर हम लोग जाटों को आरएलडी जो है कि जरूर उधर उन्होंने उनको एन वक्त पे जो है कि ले लिया जयंत चौधरी जी को। उनका वोट देखिए, या तो वो वोट नहीं कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं तो वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट कर रहे हैं। यही कारण है कि बागपत शरीफ जो उनका हाई प्रोफाइल सीट है, वो सीट भी जो है कि बुरी तरह से फंसा हुआ है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो मैं उसके अलावा मैं बगल के अगर राजस्थान की बात करें, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, उनकी सीट जो है कि वो बुरी तरह से फंसी हुई है। आप सोच के देखिए कि जो हाई प्रोफाइल वाला जो जहां पे कि प्रधानमंत्री जी 25 में से 25 लोकसभा सीट मजे से जीत ले रहे थे, प्रथम चरण में भी वो सीटें राजस्थान में फंसी। सेकेंड चरण में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, वो उनकी वो सीट भी फंसी पड़ी हुई है। तो इनके लिए वहां पे भी जो स्थितियां हैं वो सवाल नजर नहीं आ रही जी। राजीव जी। प्रथम चरण के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों से दिखा राजस्थान को लेकर पर्टिकुलरली, कि अभी चूंकि वहां पे दिसंबर में ही चुनाव हुए थे, फर्स्ट टाइमर वोटर ने दिसंबर में तो चुनाव में वोटिंग डाला, लेकिन एक तरह से शहरी क्षेत्रों में इस समय वोट नहीं डाला। तो सोच के देखिए कि जो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उस समय, वो वोट वो लोग नहीं डाल रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के अगर हम लोग वोट प्रतिशत का हम लोग देखें, तुलना करें, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी वहां पे वोटिंग प्रतिशत 5% तक गिरा, और जहां पे विपक्षी गठबंधन की टीम जीती थी वहां पे वोट प्रतिशत 2% तक गिरा। तो देखिए, चीजें बिल्कुल आंकड़ों से भी अब स्पष्ट होती चली जा रही है कि आखिर घर से कौन कम बाहर निकल रहा है। और प्रधानमंत्री की घबराहट हम लोग लगातार देख रहे हैं। बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की मजबूरी यह है कि बीजेपी के समर्थक घर से बाहर निकले। अभी जो जयशंकर जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो लोग हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। बिहार की जो स्थिति है, बिहार में आज 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है आज वहां पे, और 5 में से किसी भी जगह पे वहां पे चूंकि जदयू सामने में थी, एक तरह से कह लीजिए कि मोदी जी और नीतीश जी का आज खाता खुलने की स्थिति नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर पश्चिम बंगाल चले जाए, वो एक तरह से बीजेपी के गढ़ वाले क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, और वहां पे प्रथम चरण में भी बीजेपी को झटके की स्थिति में थी। आज भी बीजेपी वहां पे झटका ही खा रही है। और दक्षिण के तमाम स्थितियों में कर्नाटक के मामले को आपने राजीव जी दिखाया ही कि कर्नाटक में क्या परिस्थिति, और कर्नाटक के चुनाव को अगर हम लोग डे 1 से देख रहे हैं तो वहां के तमाम वरिष्ठ नेता लाइन लगाकर कांग्रेस में आने के लिए जो है कि छटपटा रहे हैं। कांग्रेस को अंततः नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ा कि अब हमारे पास जगह नहीं, हम आपके नेताओं को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो कर्नाटक में एक अलग किस्म का करंट चल रहा है। और प्रधानमंत्री जो झूठ फैला रहे हैं कर्नाटक को लेके, वो देखिए उनके झूठ की कोई सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो रिजर्वेशन के जिसके बारे में अनर्गल आरोप प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राजीव जी कि बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के उसमें कोई संशोधन किसी भी रूप में किया जा सके। और प्रधानमंत्री खुद खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। तो कर्नाटक के लोग इस झूठ को भी समझ रहे हैं। और बगल के पड़ोसी महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की जो पूरी जोड़ी है उससे जो हलचल मचा हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चिंता और टेंशन में डाल दिया है। यहां से यह चुनाव हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी तरह से फिसलता हुआ दिख रहा है। ये वो जगह है जहां पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। केरल वगैरह में तो जो प्रदर्शन पिछले बार था वही प्रदर्शन इस बार भी होना है, लेकिन ये सारे राज्य स्विंग स्टेट की तरफ चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हर कोई ये डंके के चोट पे कहने की स्थिति में आ गया राजीव जी के साथ। बीजेपी के लोग 50 के आंकड़ा छू ले तो वो भी एक असंभव सी स्थिति नजर आ रही है। अभी से अब लोगों के हाथों में लोग हाथों से गिनती करने लगे कि XYZ सीटें जो है वो भाजपा के हाथों से निकल गई है। जैसे अभी घोसी को लेकर बात कर रहे थे, वहां पे कोई जीतने की संभावना नहीं है। जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे बहाना खोज रहे थे कि किसी तरह से वो चुनाव के मैदान से बाहर हो जाए और अपनी प्रतिष्ठा बचा ले। वो तो
अलग अलग सीटों को लेकर अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। डबल इंजन की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए डबल इंजन की चुनौती राजीव जी बनती चली जा रही है। ये बीजेपी के लिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़े संकट की स्थिति। और प्रधानमंत्री ने एक तरह से प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से झूठ तो प्रधानमंत्री पहले से ही बोलते थे, लेकिन अब उनके झूठ का आवेग और नफरत का आवेग जिस तरह से बढ़ा है, जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी तत्पर नजर आ रही है राजीव जी। जी जी बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? राजीव जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रथम चरण के जब चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहे थे तब का भी आप तापमान देख लीजिए और आज के भी तापमान देख लीजिए, पूरा दिन अलग अलग हिस्से में घूम रहा था। मौसम बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो गर्माहट है वो किसी मतदाता को चुनाव में मतदान करने से रोक दे। तो इसलिए इसमें जो लोग भी ये व्याख्या करें कि गर्मी बहुत है, तो वो हमें लग रहा है कि गर्मी प्रथम चरण और द्वितीय चरण से ज्यादा गर्मी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रही होगी। मैं एक उदाहरण दूंगा, बड़े लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए, यही जिस क्षेत्र में मैं हूं, यहीं पे 2019 और 2022 में मैंने एक ट्रेंड पाया। 2019 में एक तरह से शुरुआत के समय एक बड़े जोश खरोश के साथ जो है कि वोट हो रहे थे, और वो एक पूरे लहर के साथ था जिसमें एकदम उत्साह का माहौल बना हुआ था पूरे पश्चिमी यूपी में। और गाजियाबाद में मैं था तो मैंने बिल्कुल आंखों से देखा उस दृश्य को। 2022 में हमने पाया कि साहिबाबाद क्षेत्र में 3 बजे तक वोटिंग टर्नआउट काफी कम था राजीव जी, और उस कारण से बीजेपी में अचानक से बेचैनी बढ़ी और बीजेपी के कार्यकर्ता सुपर एक्टिव हो गए। और वो सुपर एक्टिव होकर उसके बाद अचानक से वोटिंग काफी तेजी से बढ़ा, यानी 3 बजे के बाद से, जब सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोटिंग नहीं हुई, काफी कम हुई और लोगों को घर से निकाल के वोटिंग करा लिया गया। लेकिन आज भी 2022 के उस स्थिति को फिर से जब मैं देखा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से वैसा कोई प्रयास नहीं हुआ जो आज से 2 साल पहले मैंने होते हुए देखा। तो आप सोच के देखिए, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह होना चाहिए, बीजेपी के लोग जो जाने जाते हैं, जिसके तरफ हम लोग लगातार चर्चा करते हैं और बीजेपी के लोग बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तमाम तरह की चीजें, वो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ध्वस्त होती हुई दिखी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हम लोग क्षत्रिय वोटरों के नाराजगी को लेकर काफी बातचीत करते हैं और वो स्वाभाविक भी है, और उनकी नाराजगी काफी हर तरफ नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा समूह जब नाराज होता है तो उसके साथ साथ दूसरे समूह भी नाराज होते हैं, और उसमें सैनी समूह, उनकी भी नाराजगी पूरे के पूरे प्रथम चरण में भी दिखी, द्वितीय चरण में भी दिखी। याद हो कि बीजेपी के लोगों ने धर्मपाल सैनी को प्रथम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के जस्ट 1 आध घंटा पहले जो है उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, यह मान के कि एक तरह से सैनी समुदाय में जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन वो नाराजगी दूर नहीं हुई। त्यागी समुदाय की नाराजगी आप देखिए, तीसरी समुदाय जो कि पूरा पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव रख रहा है, वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी से जो है वो नाराज चल रहा है। तो ये जो अलग अलग कई सारे समूह हैं वो नाराज चल रहे हैं, और उनकी नाराजगी के कारण भी मैं मान रहा हूं कि वोट प्रतिशत जो है वो कम है। नंबर 3, देखिए संविधान के ऊपर खतरा तो है, ये चीजें तो बिल्कुल नीचे तक गई हैं, वो एक मामला तो है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो समाज में एक निचले स्तर तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक में यह मैसेज चला जाना कि तानाशाही की व्यवस्था है, तो एक तरफ तो मैसेज गया कि तानाशाही की व्यवस्था है, लोग बाहर आके वोट कर रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी जी ये चीज कहते हैं कि हमें तो 400 ऊपर सीट जा रहे हैं, तो 400 पार सीटों के नारे ने बीजेपी के लोगों में, जो उनके कट्टर समर्थक है, उन लोगों के भीतर एक ये भावना भी भर दी, और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे काफी हल्ला हंगामा मचाया राजीव जी। लेकिन खुद जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूं, यहाँ के काफी ज्यादा लोग जो कि परसों तक पूरा लड़ाई लड़ रहे थे मोदी जी के लिए, लोगों से संघर्ष कर रहे थे, आज वो लोग शिमला और मनाली की तरफ जो है कि वो लोग निकल चुके हैं वो लोग। तो जो बात अभी यहाँ पे कही जा रही थी कि एक तरह से छुट्टी का दिन आपने शुक्रवार से लेकर पूरा लास्ट वीकेंड वाला जो मामला कर दिया, तो शहरी क्षेत्र में उनके मतदाता यूं भी गायब हो गया, उन्हें लग गया कि मोदी जी को सारे लोग ला ही रहे हैं, हम लोग वीकेंड का लाभ ले लें। ये शहरी क्षेत्र में है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर वहां पे कैसे कम है, वहां पे वो मतदाता क्यों नहीं उत्सुक हो रहा है। इस चीज को लेकर जब मैंने कई सारे लोगों से सवाल पूछा, वहां पे भी स्थिति यही थी राजीव जी, कि उन लोगों को लग रहा था कि अगर प्रधानमंत्री ये चीज बोलते कि 272 सीटों के भी लाले पड़ रहे हैं, आप आइए निकलिए नहीं तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, तो संभवतः उनके वर्कर और उनके जो वोटर्स हैं वो ज्यादा गतिमान होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने अतिवादी रवैया, जो हमेशा उनका होता है कि 400 पार का नारा लगा दो, वो इनको अभी तक इस कारण से नुकसान नहीं हुआ था।
लेकिन इस बार इस अतिवादी नारे से उन्हें नुकसान हुआ। हमें नहीं लग रहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटा, इसके बाद से भारत में कोई राजनीतिक दल कभी भी इस प्रकार से अति बड़े बड़े लक्ष्य वाले को नारे लगा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसका बुरा खामियाजा भुगत रही है इस समय पश्चिमी यूपी के संदर्भ में। जो एक बड़ा पॉइंट जिसके तरफ अभी अमलेंदु जी ने भी ध्यान आकर्षण कराया, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो पश्चिमी यूपी में उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया, वो काफी देर से गठबंधन हुआ। और वो गठबंधन देखिए कहा तो वो जयंत चौधरी लगातार किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय रहते थे। वहां पे देखिए किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा था। बहुत सारे लोग सवाल ये कहेंगे कि अगर बड़ा मुद्दा था 2022 में, फिर विधानसभा चुनाव में इसकी झलक क्यों नहीं दिखी? जब हम लोग सामान्य जनता से बात करें तो उन लोगों ने बोला 3 कृषि कानून लेके तो योगी जी नहीं आए थे, 3 कृषि कानून लेके प्रधानमंत्री जी आए थे। तो किसानों की नाराजगी योगी जी से उस रूप में नहीं थी जिस तरह से मोदी जी के साथ है। और वैसे स्थिति में जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया। उनके जो कट्टर समर्थक हैं, देखिए जो वहां पर भी अगर 2 रूपों में देखें आरएलडी समर्थकों को, तो देखना पड़ेगा कि जो कट्टर समर्थक हैं वो तो घर में एक तरह से कुछ हिस्सा तो वोटिंग करने के लिए गए, लेकिन जो बाकी अन्य उनका जो फ्लोटिंग वाला हिस्सा था वो वोट करने के लिए नहीं गया, वो वोट करने के लिए नहीं गए। बाकी जो बड़े दूसरे लोग जो किसानों के मामले को लेकर काफी प्रभावित हैं, अग्निवीर के मामले को लेकर काफी ज्यादा जो लोग गंभीर थे, वो लोग विपक्षी खेमे में वोट करने के लिए चले गए। तो तस्वीरें पश्चिमी यूपी में ऐसी हैं कि यहां पे ज्यादा समझने में कोई कठिनाई नहीं है कि मतदान प्रतिशत कम क्यों है, क्योंकि इसके एक नहीं बहुत ज्यादा पर्याप्त कारण हम लोग जमीन पे देख सकते हैं राजीव जी। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो रणनीति थी, उन्होंने जो इसको डुबाया है। आज देखिए प्रधानमंत्री का जो अरेबिया का भाषण था वो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिसमें कि ईवीएम को लेकर एक तरह से वो टिप्पणी कर रहे थे विपक्ष के ऊपर, हालांकि वो भूल गए कि उनके ही पार्टी के कई सारे लोगों ने ईवीएम को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी मोटी मोटी किताबें लिख दिया है उन लोगों ने, तो उसके ऊपर तो तमाचा तो फिर उस समय को भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लेकिन प्रधानमंत्री देखा पूरा वो ध्यान लगा रहे थे, बार बार विनती करते हुए दिख रहे थे मतदाताओं से कि हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 18 घंटा मेहनत करते हैं, कुछ घंटे के लिए आप भी मेहनत कीजिए और मतदान बूथ तक पहुंचिए। तो ये एक चुनौती उनके लिए बिल्कुल बनी हुई है कि आखिर कैसे लोगों को बूथ तक लाया जाए, क्योंकि कोई करंट नहीं है। देखिए ये बीजेपी के लिए जो सबसे कठिन स्थिति है राजीव जी, की बीजेपी नहीं चाहती थी कि मामला जो है कि क्षेत्रीय स्तर पे हो, जाति समीकरण पे हो, मूलभूत मुद्दों पे हो। ये चुनाव बीजेपी राम मंदिर मोदी लहर उसके ऊपर लड़ना चाहती थी, उसके आधार पर पश्चिमी यूपी में यह चुनाव नहीं लड़ा दिया है। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों, यहां तक कि लोग सड़क का विकास हुआ है कि नहीं बना, नाला का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, कई जगह मैंने देखा बीजेपी के लोग और जो विरोधी करने के लोग थे उसमें झड़प हो जा रहा था कि भाई ये तो नाले और खड़ंजे वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव 370 वाला है। जबकि दूसरे लोग तर्क दे रहे थे कि नहीं भाई हमें तो बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही, हमें 370 में हमें बुनियादी सुविधाओं के लिए हम वोट कर रहे हैं। तो विपक्ष हमें लग रहा है अपना मैसेज पहुंचाने में काफी सफल रहा है। विपक्ष को इसी तरह से मैं मानता हूं कि 4 जून तक जब जिस समय वोटिंग होगी उस समय तक टेबल पे गिनती राउंड तक इसी तरह से मजबूती से उन्हें खड़े रहने की जरूरत है, उन्हें और इस लड़ाई में टिके रहने की जरूरत है।